जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी 70 के लिए टारगेट बैच, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 90 डेज प्लानर का बुक प्रोवाइड करवाई गई है। 90 डेज जो प्लानर का बुक जो आई हुई है मार्केट में, उनको हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उनमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि परफेक्शन आईएएस से जो है ना अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं और उनका जो सजेशन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो हम लोग इसलिए इनको सिलेक्ट किए हैं और इनमें जो हम लोग देखने वाले हैं जो इन्होंने 90 डेज का प्लान किया है। और हम लोग जो 90 डेज से कम दिनों में प्लान किए हुए हैं, फॉर क्रिएटिव स्टडीज ने इनको लगभग जो 50 से 60 दिनों के अंतर्गत इनको कंप्लीट करने का एक प्लान बनाया है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज ये डे फर्स्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं अपना प्लान बता दूं ताकि आप जो है ना सही जगह से आप तैयारी कर सकते हो। कैसे कितना दिनों में कंप्लीट कराने वाला हूं वो भी मैं चर्चा करूंगा, ताकि आपका एक प्लान बन जाएगा कि हाँ इस तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो मेरा जो है ये सारी की चीजें कंप्लीट हो जाएगी। और आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है इस क्लास में, क्या क्या फायदे मिलने वाले, इन तमाम चीजों को हम लोग आज के सेशन में पहले शुरुआत में इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो क्वेश्चंस दिए गए उनको भी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी जो हम लोग आज के सेशन से पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। इंडियन पॉलिटी जैसे कंप्लीट होगा, ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए यहाँ प्लान बताए हैं, ये आप देखिए डे फर्स्ट है, आज हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी देख सकते हो है ना। तो इंडियन पॉलिटी, इसके बाद देखिए हमारा प्लान क्या है। मेरा प्लान ये है, आप सभी के बीच में देखो ये प्रोवाइड आपको ये पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरा प्लान ये है, जैसे कि फर्स्ट मतलब आपको मैंने पॉलिटी लेके रखा हूं, यानी पॉलिटी जो है ना मैंने 1 जुलाई आज से 7 जुलाई तक मैं पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। पूरा ए टू जेड जो भी चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा 7 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी ले लूंगा, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक कंप्लीट करा के रख दूंगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी 15 जुलाई से 21 जुलाई। उसी तरह हिस्ट्री को 22 जुलाई से 4 अगस्त में कंप्लीट कर दूंगा। तीनों पार्ट, इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, तीनों को कंप्लीट में कराने की कोशिश करूंगा 22 से 4 अगस्त तक। उसके बाद बायोलॉजी को ले लेंगे हम लोग 5 अगस्त से 11 अगस्त तक। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम लोग ले लेंगे 12 अगस्त से 18 अगस्त तक। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है 19 अगस्त से 22 अगस्त तक। उसके बाद बिहार स्पेशल को ले लेंगे हम लोग 23 अगस्त से 31 अगस्त तक। उसके बाद करंट अफेयर्स जो रहेगा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। मतलब आज से जो हम मुझे आप अपना जो है 10 सितंबर तक मुझे पर डे कम से कम 1 घंटा दे दो। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मुझे दे दीजिए और आपका मैं पूरा का पूरा जितने भी प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, 10 सितंबर तक। उसके बाद बचेगा 20 दिन आपके पास। 20 दिन के पास आप अपने मन से रिवीजन कीजिए, ताबतोड़ टेस्ट दीजिए, है ना। तो ये हमारे प्लान है और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसको मैं मैनेज कर दूंगा, है ना। कभी कभी आगे पीछे हो सकता है तो मैंने क्या करूंगा, एक दिन में 2-3 क्लासेस करवा दूंगा, तो वो मैं कवर करा दूंगा। ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तो बस आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप अच्छे खासे सपोर्ट करोगे तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं आपके क्लासेस जो रेगुलर प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। बस मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बस इतना मैं कहूंगा। प्लीज आप सभी सपोर्ट करेंगे और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इसका जो कंटेंट है परफेक्शन आईएएस के हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, वहां पे पीडीएफ आपको डेली वाइज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे अभी ये क्लास अपलोड होगी उसके बाद जो क्लासेस में जो भी डे 1 में जितने भी क्लासेस हम लोग चैप्टर देखेंगे उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो ये पीडीएफ मैंने बना के रखा है, इसको मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, है ना। ये रहा रूपरेखा हम लोग का, किस तरह से कैसे कैसे क्या करेंगे, ये प्लान रहा। हम लोग 4 मिनट में ये चीजें समझ चुके हैं और हम लोग चलिए समय हम लोग गवाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए आपके लिए मैं, आपके पास समय कम है तो मेरे पास भी समय कम है। आपका समय महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। मैं क्लास में कोई बकवास नहीं करने वाला हूं, सीधा सिर्फ जो क्वेश्चंस रहेगा उसी से मकसद, उसी से रिलेटेड मैं चर्चा करने वाला हूं। ये पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, ना ही आपके पास समय है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरा मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन पर नजर रखते हैं, है ना, क्लास पे ध्यान रखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग जो है आज के सेशन में 3 चैप्टर को देखने वाले हैं, प्रस्तावना को, संविधान की प्रकृति को और संघ और उसके क्षेत्र को। ये तीनों चैप्टर को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे, है ना, समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा मैं, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कहा जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, यानी कि भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ओके, संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। उसके संविधान का एक हिस्सा है और इसका किसी अन्य भाग के समान की कानूनी प्रभाव है। उसके बाद कहा जाता है संविधान एक हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव
नहीं है। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए इसका क्या आंसर होगा। देखिए मैं इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है ना, ये संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें देखिए ये आपको पूछे जाएंगे कि ये जो है आपका प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या कहा था, केशवानंद भारती मामले में जो है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ना, ये संविधान का एक हिस्सा है। किसके मामले में? केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को जो है ना किसके कौन से मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक हिस्सा माना है। तो हम लोग को केशवानंद भारती मामला को याद रखेंगे, और केशवानंद भारती मामला जो कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता होगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसका जो है ना पूरा एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने जो पीरियड में जो पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूं, है ना, पूरा का पूरा A to Z रहेगा, कुछ भी कट नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में, ये क्लास में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए? यानी कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन जो शब्द हैं, उनको जो उनमें से कौन कौन से शब्द जो है कौन कौन से देश से लिए गए हैं, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भारत का प्रस्तावना में जो है ना आपका कुछ ऐसे खंड हैं, कुछ ऐसे वर्ड शब्द हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए, उनमें से आपको चुनना है। जैसे यूएसए हो गया, या फ्रांस हो गया, या ऑस्ट्रेलिया, या आयरलैंड। आपको यह ध्यान रखना कि भारत की प्रस्तावना जो है ना किन किन देशों से लिया था, ये पूछे जा रहे हैं सिंपल तरीके से। तो इसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ नीचे कुट में कहा जाता है 1 और 2, उसका केवल 2, सी और डी, है ना, और उसका केवल 4। क्या इसमें क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, है ना, 1 और 2 यूएसए और फ्रांस से लिया गया था, है ना। ओके, यूएसए और फ्रांस से लिया गया था, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यूएसए और फ्रांस। इसमें देखिए क्या क्या कहा है कि प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है, हम भारत के लोग अमेरिका संविधान से लिया गया। ये जो हम भारत के लोग जो है ना किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उसके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। इसी तरह से इसका आंसर देखिए, आप सभी यहाँ देख सकते हो, यूएसए मतलब अमेरिका से ही तो लिया गया था हम भारत के लोग। ओके, उसी प्रकार का था फ्रांस से क्या लिया गया था हम लोग? फ्रांस से हम लोग लिए थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये से देखिए 2 देशों से हम लोग इन शब्दों से लिए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, क्वेश्चन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? है ना, भारत की प्रस्तावना में जो है ना शामिल नहीं है विचार की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ये जो है ना प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता जो है ना ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बाकी चीजों के आप ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। क्या कहा है या नहीं कहा है समझो आप। उसके बाद 1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। उसी प्रकार LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। इसका आंसर क्या होगा? जैसे कथन में कहा केवल 1 और 2, इसमें सही जवाब ढूंढना है। केवल 2 और 3, केवल 3, सॉरी, क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए इसका क्या आंसर होगा इसमें? देखिए कुछ हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रस्तावना का संविधान की पहचान पत्र अंबेडकर जी ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था? ये जो है AN पालखी वाला कहा था। पालखी वाला ने इसके बारे में बताया था, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। उसके तो 1960 में बेरुबारी यूनियन मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का है, सही। बेरुबारी केस में नहीं कहा गया था, ये गलत है। ठीक है, बेरुबारी केस में ये नहीं कहा गया था। ओके, उससे बगैर LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना का संविधान अभिन्न अंग बनाया है, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है ना, यानी कि केवल 3। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देखिए ये बहुत मतलब काफी लंबा सेशन होने वाली है, तो हम लोग स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को अपनाया था।
13 दिसंबर को ही लागू किया गया था, अपनाया गया था, ध्यान रखना शब्दों पे, है ना। 13 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था, हाँ या नहीं। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। उसके बाद कहता है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माताओं की मानसिकता को दर्शाता है। क्या आंसर होगा, देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नहीं किया गया था, ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को आप ये ध्यान रखना। आगे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, उस पर आपको ये काम देने वाली है, ठीक है। सेम टू सेम होगा, आप ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को, इसलिए ये तो गलत है। इसमें क्या कहा गया था, सही कथन, है ना, तो ये गलत है। उसके बाद कहता है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था, ये क्या कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। हम लोग का उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया ही गया था। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के निर्माताओं की मानसिकता को दर्शाता है, ये भी सही है। मतलब 2 और 3, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्लियर बता दे रहा हूं, इसका आंसर ये जो है क्या किस लिए गलती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों के दोनों सही हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहा जाता है प्रस्तावना की संशोधनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है। प्रस्तावना की संशोधनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन किया गया। उसके बाद कहा जाता है संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या क्या शब्द है इसमें, एक शब्द के चक्कर में आपका गलत हो सकता है ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा आपके लिए। कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। तो आप ध्यान रखो क्या आंसर होगा इसका। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन किया था, बिल्कुल सही कहा गया है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में प्रस्तावना शब्द को संशोधन किया गया था, ये भी ध्यान रखना, ये 42वां बिल्कुल ये सही है। उसके बाद संशोधन में समाजवादी शब्द को तो दिया गया था, धर्मनिरपेक्ष एकता नहीं। इसमें क्या कहा गया था, संशोधन करके जो ना समाजवादी, उसके पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था, है ना, ये सब नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आप ये भी ध्यान रखना कि संविधान के अनुच्छेद 368 में ये जो है ना संशोधन करने की व्यवस्था है, तो आप ये ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ शब्दों पर आप ध्यान रखना कि बोला क्या जा रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रस्तावना के संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि संप्रभुता के बारे में। देखिए संप्रभुता हो गया, उसके बाद आपका आगे आपको धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, गणतंत्र हो गया, इन तमाम शब्दों को भी इसमें ऐड किया गया, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया गया है। तो कहा जाता है प्रस्तावना में संप्रभुता के संबंध के बारे में। ऑप्शन नंबर ए में क्या जाता है, संविधान में संप्रभु शब्द को परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य को संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। उसी प्रकार 1973 के केशवानंद भारती मामले में संप्रभुता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। ऑप्शन इसमें आपका सही वाला बताने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इस प्रकार देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो संविधान के संप्रभु शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें कहा जाता है संप्रभु शब्द का अर्थ है कि राज्य के संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, बिल्कुल ये सही है। और 1973 केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचा नहीं कहा गया था, ये गलत है। ये इसमें क्यों गलत है, इसमें जो है ना ये केशवानंद भारती मामला में नहीं कहा गया था, इसमें जो इंदिरा गांधी बनाम राज जो है नारायण मामले में कहा गया था, है ना, इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण के मामले में कहा गया था, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। संप्रभु शब्द का आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि संप्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपके लंबा चौड़ा ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है कौन सा कथन संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की विशेषता का समर्थन करता है। संविधान की कुंजी के रूप में, है ना, उसके प्रस्तावना की विशेषता का समर्थन करता है। प्रस्तावना संविधान का एक मात्र परिचय है और संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना का सीमित महत्व है। यह प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता सहित मूल मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना आवश्यक नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन इस पर अच्छा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना की जो है विशेषता किसमें क्या है, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता और समानता सहित मूल मूल्यों और सिद्धांतों को रेखांकित करती है। ये आपका संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना के महत्व के बारे में बताया गया, विशेषता के बारे में बताया गया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है, देखो कूट वाला भी है ना।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको मैंने क्या बताया था, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में आपको चिन्हित करना है, इसके बारे में सही कथन चुनना है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था। और उसके बाद कहा जाता है धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 25 से 28 को धर्मनिरपेक्ष शब्द के जोड़ने के बाद संविधान में शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, देखोगे तो आप बहुत इजी है, सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, है ना। क्या कहा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द को, तो ये तो सही है, 1976 में 1942वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, अखंडता एकता को जोड़ा गया था, है ना। उसी प्रकार इसमें कहा था धर्म की स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार की धर्म की स्वतंत्रता है, जिसको 25 से 28 तक में है, इसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, ये भी सही है। और इसमें देखिए क्या कहा जाता है भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक, ये नकारात्मक नहीं है भाई, ये सकारात्मक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा, इसमें सही गलत बोला गया 1 और 2 बी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखने वाले हैं। 10 को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं क्या कहा जाता है। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। गणतंत्र शब्द के बारे में पूछे जा रहे हैं। और एक गणतंत्र में राज्य के मुखिया आमतौर पर एक वंशानुगत पद होता है, जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में देखा जाता है। और एक गणतंत्र में राज्य का मुखिया हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द भारत में वंशानुगत राजतंत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। गणतंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं ताकि लंबा ऑप्शन है तो आप सही से आकलन कर पाओगे, है ना। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल दो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक गणतंत्र में राज्य का मुखिया उसके बाद एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ यही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उसके बाद कहा जाता है भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति शामिल है। और प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द विशेष रूप से राजनीतिक लोकतंत्र पर केंद्रित है। इसका आंसर बताइए आप क्या होगा लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में। लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में मैंने ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। इसमें क्या कहा गया लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में, भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति शामिल है ना। इसके लोकतांत्रिक चरित्र, इसका चरित्र यानी कि कैरेक्टर कैसे हैं, इसके बारे में पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर केवल 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ध्यान से सुनना, आप है ना, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कौन सा कथन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से उजागर करता है। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में आपको ढूंढना है, आखिर क्या होता है प्रत्यक्ष और क्या होता है अप्रत्यक्ष, है ना। तो इसमें आपका देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व शामिल होता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधित्व पर निर्भर नहीं करता है। और कानून का शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक परिभाषित विशेषता है, जबकि यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन निर्वाचित निकायों के माध्यम से किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अराजकता और पूर्ण विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। और कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रमुख निर्णय सीधे लोगों द्वारा किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में व्यक्ति प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो बदले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। देखिए इसमें मैंने थोड़ा समय ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसका देखिए इसका मैं आंसर सही बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख निर्णय सीधे लोगों द्वारा किए जाते हैं, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। हम और आप, है ना, लोकतंत्र हैं, हम अपने इच्छानुसार नेताओं को चुनते हैं, है ना, मतलब हम ही लोग का मतलब मेन मकसद हो जाता है ना। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में केवल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, जो प्रतिनिधित्व होता है उनका चुनाव करते हैं, जो बदले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो यही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब, ठीक है।
दोनों के बीच अंतर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन मूल्य और आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है ना। तो इसमें आप देखिए सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण या आर्थिक, क्या होगा इसका आंसर। इसमें तो आप डायरेक्टली आंसर बता ही सकते हो, पर्यावरण है ना। पर्यावरण जो है ना इसके बारे में नहीं इसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पर्यावरण के बारे में आपको कहां मिलेगा, तो आपको डीपीएसपी में मिलेगा, और इससे संबंधित डीपीएसपी में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इस प्रकार देखिए हम लोग कितने 20 मिनट में जो है ना एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग अब 20 मिनट में, हालांकि स्टार्टिंग में लगभग 4 से 5 मिनट तो हम लोग इंट्रो के बारे में समझे, क्लास के रूपरेखा को समझे, है ना। तो अब समय थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था लंबा है, लगभग 13 पेज का सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, लगभग कितना 50-55 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समय लगेगा ही भाई, है ना। देखिए मैं एक तो स्पीड में बोल भी रहा हूं। संविधान की प्रकृति चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान सभा की मांग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कलानुक्रमिक पूछे बोले जा रहे हैं, क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके बारे में आपको मतलब ईयर वाइज हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय से कम लगेगा। एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। ये एम एन रॉय ने जो सबसे पहले जो है ना संविधान सभा का विचार प्रस्तावित करने के लिए रखा गया था, ये 1934 में था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना 1934 में। उसके जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के साथ संविधान सभा की आवश्यकता की घोषणा की थी। ये आपका संविधान की घोषणा जो है ना आपका, ये 1938 में किया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे 1938 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की, भारतीय संविधान की जो ना आधिकारिक तौर पर जो 1935 में की थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की। ये कैबिनेट मिशन जो है ना संविधान सभा की स्थापना जो है ना आपको 1942 में किया था, ठीक है, 1942 में किया था। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने मांग की स्वीकार की, यह 1940 में। तो इस तरह से देखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ लिखते हैं हम लोग, एक आ जाएगा 1934, 1935 3, उसके बाद 1938 2, उसके बाद आ जाएगा आपका 40, यानी कि 5 और 4, यानी कि 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, यहाँ यही तो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ईयर भी बता दिया, 1934, 1938, 1935 और 1942 और 1940, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। देखिए इससे पहले हम लोग आपको बताया भी था कि आप ध्यान रखना, अगले चैप्टर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित। उसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव के संबंधित जो ना कब अपनाया गया था उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कब पारित किया गया था इसके बारे में पूछा है। दोनों अंतर है भाई, है ना, देखो यही तो है ना। तो ये आप ध्यान रखना, इसका क्या उद्देश्य था। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू का जो बनाया जिन्होंने, उनके उद्देश्य क्या थे, क्यों बनाना पड़ा, किसका इसका उद्देश्य के बारे में पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान को अपनाने का प्रस्ताव करना, यह संविधान ढांचे के उद्देश्यों और दर्शन को रेखांकित करना, यह राज्यों को विभाजित कर चर्चा करना, यह मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव देना। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपके देखिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान ढांचे के उद्देश्यों और दर्शन को रेखांकित करना, यह उद्देश्य था। देखिए आपको डायरेक्टली पूछे भी जा सकते हैं, संविधान जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। पारित, ध्यान से सुना, पारित कब किया गया था, ये 13 दिसंबर 1946 को। अपनाया कब गया था, 22 जनवरी 1947 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका क्या उद्देश्य था, संविधान ढांचे के उद्देश्यों और दर्शन को रेखांकित करना। आपको ये तमाम चीजें जो मैंने बिंदु बताएं वो आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित आप सही कथन चुनिए, है ना। ये सब ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपका कभी डेट गलत दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन में। क्या कहा जाता है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को सौंपी गई सीटें 3 प्राथमिक समुदाय यानी मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच उनकी आबादी के अनुपात वितरित की जानी थी। और संविधान सभा का उद्देश्य एक ऐसा निकाय होना था जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित है और रियासतों के प्रतिनिधियों को एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि का उपयोग करके चुना गया था। ऑप्शन ए इस प्रकार दिए गए हैं, तो आप ढूंढो
इसका आंसर क्या हो सकता है? इसमें देखिए सही क्या क्या हो जाएगा आपका संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में अगर हम लोग देखोगे तो 3 पार्टों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल के माध्यम से, अब याद होगा है ना। उसी प्रकार इसमें संविधान सभा का उद्देश्य कि ऐसा निकाय था, ये भी सही है, तो ये गलत है और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है संविधान के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रारूप के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 20 दिन लगे थे। ध्यान से सुनिए। और भारतीय संविधान के मसौदे को 65 से अधिक देशों के संविधान को भेजा गया था और संविधान के मसौदे पर 14 दिनों तक विचार किया था और मसौदा तैयार करने में समिति को लगभग 3 साल लगे थे। भाई देखो, आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, इसी में से आपका आंसर निकल रहा है। इसमें से आपका आंसर निकल रहा है, इसमें आपको सही बताना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है, मतलब इसमें कितने कथन सही है ना। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, कौन सा सही या सही है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन देखो, इसमें तो आपको पता होगा ये 2 वर्ष 11 माह, यहाँ 20 दिन नहीं 18 दिन लगा था, ये तो गलत हो जाएगा। संविधान के मसौदे 65 नहीं 60 हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। संविधान के मसौदे 14 दिनों तक चला था, ये सही है। और इसमें आपका कहा जाता है मसौदा तैयार करने में समिति को 3 साल लगे थे। और ये आपके यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 3 में ही देखो, संविधान के मसौदे 14 दिनों तक विचार किया था। 14 दिनों तक मसौदे, वही तो है भाई मसौदे, और यही तो है मसौदे तैयार करने में कितना समय, 14 दिन तो ही लगाता है, 3 साल कहां से लग गया था। यही है भाई, इसी में तो गलती होता है हम लोग का। तो मात्र 3 सही है। क्या सही है? मात्र 3 सही है, केवल 3 सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया कौन कौन से कैसे की गलती है इसके बारे में भी। चलो नेक्स्ट है आपका मिलान चिन्ह के लेकर कहा जा रहा है। देखिए ये कॉलम आपका अध्यक्ष के तौर पर जो है ना दिया गया है, उसके बारे में आपको चिन्ह लगाना है। तो देखिए HVR एंगर जो है ना, ये आपके हो जाएंगे आपका कानूनी सलाहकार, ठीक है। और सर बी एन राव जो हो जाएगा आपका ये उपाध्यक्ष के सीए है ना, सीए के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और एस एन मुखर्जी हो जाएंगे आपके संविधान के मुख्य प्रारूपकार, और उसके बाद एस सी मुखर्जी जो है ये सचिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखोगे 1 का 3 ये तो है नहीं, यहाँ 1 2 है, ठीक है। उसके बाद बी का आ जाएगा आपका बी का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाने वाले क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है कि संविधान सभा यानी कि सीए के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के सीए के बारे में जो ना आपको बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसी दिन संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू हो गया। आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिए, है ना। और उसके बाद बैठक में 311 सदस्यों ने भाग लिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया। उसके संविधान सभा की अध्यक्षता जेवी मावलंकर ने की, जब भी संविधान सभा की बैठक हुई। देखिए अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें गलत ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग गलत ढूंढेंगे। इसमें से गलत कौन कौन से हैं, तो आपको मैं गलत बता दे रहा हूं। गलत जो है ना ये आपका देखो, तो गलत इसमें देखिए ये है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था और उसमें बैठक में 311 नहीं 211 लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ये गलत है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की पहली बैठक, ये जो पहली बैठक अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के तौर पर बनाया था। तो पहली बैठक में जो है ना, ये पहली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे भाई, उसमें अस्थायी तौर पर था, लेकिन वो सच्चिदानंद सिन्हा था। तो इस प्रकार ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और संविधान सभा की अध्यक्षता जेवी मावलंकर ने की, है ना, ये आपके ये भी ऑप्शन गलत है। ये जेवी मावलंकर नहीं किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था, है ना। तो ये भी आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ना ये भी गलत है ना। और सच्चिदानंद सिन्हा तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, यानी कि 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कहा जाता है संविधान सभा की प्रमुख और छोटी समितियों के बारे में आपको बताना है। ऐसे आप देखोगे बड़ी समिति, छोटी समिति, उसमें जो अध्यक्ष हैं समिति के कौन कौन से अध्यक्ष थे उसके बारे में आपको एमलेक्शन का सभी मतलब पॉलिटी के बुक में दिए गए, उन्हीं को हम लोग को मिलान करना है ना। जैसे कहा जाता है मिलान नहीं, इसमें आपका कथन टाइप के दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियां संघ के संविधान और संचालन समिति का नेतृत्व करता है। देखोगे तो आप पूरा ऑप्शन पढ़ो भाई, इसमें एक कहीं गलती हो जाएगा, है ना। आपको
यही तो ढूंढना है। इसमें से संघ की शक्तियां जवाहरलाल नेहरू थे, संघ के संविधान के ये भी समिति जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन संचालन समिति के जो है ना ये कौन थे, संचालन समिति का अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा। संचालन समिति के जो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था, संविधान समिति का नेतृत्व किया था, बिल्कुल किया था। ये आपको क्या क्या सही है तो बोलना, हाँ ये सही है। और प्रारूप प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये भी सही है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है, संचालन समिति का सिर्फ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, इसलिए ये गलत है ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 और 3 आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप बहुत सारे जो ना इग्नोर करते होगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब मजा आएगा। इसमें क्या कहता था, राष्ट्र ध्वज जो है ना आपका देखोगे तो आप 22 जुलाई को ये किया था, 22 जुलाई 1947 को, है ना, हाँ 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद इसमें एक का मतलब कि 3, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये दोनों में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति कब के तौर पर कब वो अपना पद शपथ ग्रहण किए थे, ये 1950 में किया था, यह तो है, यानी कि 24 जनवरी 1950, एक का ये तो है आंसर, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को, पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और प्रारूप समिति आपका 29 अगस्त 1947 को हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के लागू होने के संदर्भ में 26 जनवरी की क्या महत्व है। 26 जनवरी की क्या 26 जनवरी को हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ये बचपन से पढ़ते आ रहे भाई। लाहौर अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, जो पूर्ण स्वराज की मांग हो गया था, है ना, उसी प्रकार जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग, ये तो है ऑप्शन नंबर बी में क्या है ना। ये भी ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो दिसंबर 1929 में किया गया था, और ये जो है पूर्ण स्वराज के अधिनियम 1930 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। तो ये भी हमें ध्यान रखना लाहौर अधिवेशन में। और आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताओ कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने किया था, जो 1929 में हुई थी, है ना, उसी के माध्यम से जो है पूर्ण स्वराज अधिनियम लागू किया गया था। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की आलोचना नहीं है। आप देखोगे तो आप एम लक्ष्मीकांत में भी आलोचना के बारे में दिया गया है, कौन कौन से जो है ना लोग संविधान का आलोचना कर रहे थे, संविधान की जो ना संविधान सभा की आलोचना की थी। आप देखोगे तो प्रतिनिधि निकाय नहीं है, ये किया था बिल्कुल। संप्रभु निकाय नहीं है, ये भी किया था। और समय लेने वाला है, काफी समय लिया था, 2 वर्ष 11 18 दिन, काफी समय ले लिया था। इसमें भी बहुत सारे लोग जो ना इसमें आलोचना की थी। समावेशी प्रतिनिधित्व ये भी नहीं था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहने वाली है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है भाई। इसमें जो ना 42वां नहीं बल्कि 39वां हुआ था, ठीक है, 39वां हुआ था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99 संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका केवल 2 सही आंसर बताने के लिए कहा जाता था। ये क्यों गलत है, यहाँ क्योंकि 39वां में था ये सा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 12 ए और आर के बारे में। इसका बारे में हमको पहले थोड़ा बता दूं, इसमें क्या होता है, कथन ए में जो दिया रहेगा वो सही है या नहीं ये आपको पहले चुनना है। उसके बाद आर में जो है इसमें आपका सही है या नहीं है ये चुनना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है या नहीं है। एक दूसरे से रिलेट है तो ये मतलब स्पष्टीकरण है, इस शब्दों का अर्थ समझना। अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करता तो स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन दोनों सही है। इसके तौर पर किए भी होंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है, कथन ए में भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान है और जिसे ढेर सारे कानूनी खंड हैं। बिल्कुल ये सही है भाई, लिखित संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है ना। उसके बाद ये भी सही है, हमारे संविधान में अनिश्चितता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तुलनात्मक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहीं और किए गए न्यायिक निर्णयों के संशोधन परिणामों को शामिल किया है। तो
तो आप इसमें देखोगे तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारा संविधान जो है अनिश्चित तौर पर मुकदमेबाजी को जो हमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे देशों से संविधान के कुछ कुछ शब्दों को, कुछ कुछ भागों को, कुछ कुछ पार्टों को हम लोग लिए हैं, है ना। तो ये प्रकार देखो तो अब दोनों एक दूसरे का सही है, ये दोनों सही कथन है। उसका दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो यह दर्शाती है कि यह संघीय चरित्र की है, यानी कि राजनीति के निम्नलिखित में से कौन से एक आवश्यक विशेषता है जो दर्शाती है कि यह संघीय चरित्र की है। संघीय चरित्र के बारे में पूछे जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्र बनाना, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये बिल्कुल है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, संघीय चरित्र के बारे में, है ना, भारतीय राजनीति में संघ के बारे में। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, नहीं, यही तो ऑप्शन नंबर ए बी तो सही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 14 को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए संविधान के निर्माताओं ने सभी ज्ञात संविधान के कामकाज से प्राप्त संचित अनुभवों को शामिल करने और उन सभी दोषों और खामियों से बचने की कोशिश की जिनकी उन संविधान के प्रकाश में आशंका हो सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान स्रोत से मेल खाते हैं। इसका मतलब आपको सिंपल तरीके से समझना है कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, और हम लोग जो अलग अलग देशों से लिए हैं इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे संविधान स्ट्रॉन्ग बने और कोई भी दिक्कत आए तो संविधान के माध्यम से उसे हल कर सकें, है ना। तो उसके बारे में अलग अलग देशों से, लगभग 60+ देशों से जो हम लोग स्रोतों जो ना ले चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग पिछले भी देख चुके हैं। तो इसमें आपका संसदीय सरकार क्या हम लोग यूएसए से लिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, ये तो हम लोग ब्रिटेन से लिए थे भाई, तो ये गलत हो जाएगा। और उसका डीपीएसपी फ्रांस से लिए थे? नहीं भाई, आयरलैंड से लिए थे, है ना। तो आयरलैंड से लिए थे, कब लिए थे ये भी याद रखना, 1937 ईस्वी में लिए थे। और आयरलैंड ने जो है ना ये फ्रांस से लिया था, ये ध्यान रखना है। भारत लिया था आयरलैंड से 1937 में, और आयरलैंड जो है ना फ्रांस से लिया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और संशोधन जो है ये क्या जर्मनी से लिए थे? संशोधन क्या जर्मनी से लिए थे? संशोधन क्या जर्मनी से लिए थे? बिल्कुल नहीं लिए थे भाई। ये संशोधन जो था हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए थे, जिसे हम लोग हराए हैं वर्ल्ड कप में, ये याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए थे, मतलब इसमें सही कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना। संसदीय सरकार जो ब्रिटेन से लिया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया, संशोधन जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जाता है? भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संबंध में मूल संरचना का शब्द को परिभाषित करता है। ध्यान से तब देखो। उसका कहता है भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिल्कुल ये सही है, किसमें सही कहा गया था, इसमें सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है? भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है, अंतर को पहचानिए। यानी कि भारत के संसदीय लोकतंत्र जो है ना हम लोग ब्रिटिश से लिए हैं, इससे भी आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र जो है ना किससे लिए हम लोग? ब्रिटिश सरकार से लिए। ब्रिटिश सरकार से लेने के बावजूद दोनों में भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं को आपको ढूंढना है। कहा जाता है ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में लोगों की शक्ति अंतिम अधिकारी रखती है, और भारत में न्यायपालिका संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संशोधितता की देखभाल कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के कारण न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करती है। ये जो है ना दोनों के दोनों इसमें सही मेल खा रहा है, बिल्कुल सही खा रहा है, यानी ए और दो दोनों के दोनों सही खा रहा है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पूछी जा रही है। संसदीय शासन प्रणाली आखिर क्या है? संसदीय शासन प्रणाली जो है ना ये आपका जो देखते हैं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का केंद्र में प्रतिनिधित्व होता है? नहीं। सरकार राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, ये संसदीय शासन से रिलेटेड नहीं है, और उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है? नहीं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी, जी बिल्कुल होते हैं। देखो कि आप अभी जैसे भी नया सरकार बने हैं, है ना, वो भी गठबंधन के सरकार के बने हैं, तो उसी में अगर मान के चलो अभी नीतीश सरकार जो है ना बदल जाए, इधर से उधर चले जाए, है ना, उसके बाद आप मतलब इस तरह से वो भी एक प्रकार का संसद ही है ना, नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो संसद हैं वो सब अगर बदल जाएं तो सरकार बदल सकती है। तो मतलब इस सरकार जो है ना संसद के प्रति उत्तरदायी है। और ये भी आप समझ सकते हो, जैसे आप मान के चलो कोई
विधेयक चालू करने वाले हैं, कुछ नियम चालू करने वाले हैं, तो उसमें संसद की बहुमतता होनी चाहिए, है ना। तो जब तक संसद उसमें जो है ना मतलब भाग नहीं लेंगे, मतलब उसमें आपको निर्णय जो है ना सही बोलेंगे, हाँ समर्थन नहीं करेंगे, तब तक नहीं कर सकते सरकार कोई भी लागू। जैसे अभी अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 370, उसमें आप देखोगे कितना आपका मोदी सरकार ने कितनी मेहनत किए थे इसको हटाने के लिए, विपक्षी पार्टियों के साथ जो उन्होंने काफी मतलब बातचीत की थी, उसके बाद इन्होंने लागू करवाया था। मतलब संसद जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में संसदीय शासन प्रणाली के गुणों की पहचान करें। ये संसदीय शासन प्रणाली के जो गुण हैं उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। यह एक उत्तरदायी सरकार शासन स्थापित करती है, सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व है और कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती है और विधायिका और कार्यपालिका में सत्ता का सख्त पृथक्करण होता है। बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। इसमें देखोगे ना केवल दो सही है। कौन कौन सही है आपके? केवल ये सही है, ठीक है, आपको मैं बताता हूं। यह एक उत्तरदायी सरकारी शासन पर स्थापित करती है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार कहा जाता है कथन 2 में सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व है, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों सही है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा जो है ना है, और उसके बाद जो है ना ये दोनों के जो है ना स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, बल्कि जो है ना ये अन्योन्याश्रित होते हैं। इसलिए जो है विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो सामंजस्य होते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। उसके तो नेक्स्ट में कहा जाता है विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता का सख्त पृथक्करण होता है। ये जो है ना विधायिका और कार्यपालिका इतना सख्त नहीं होता है, ठीक है, इतना पृथक्करण सख्त नहीं करता है। इसमें हाँ कर रहा है, बिल्कुल इसमें अपोजिट होता है सही में। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और बी केवल सही है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो कितना समय हो गया है ना, हालांकि मैं इधर उधर बकवास भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी देखो कि काफी समय लग गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, पढ़ ही रहे हम लोग, है ना। बस हम लोग को हमें सपोर्ट कीजिए भाई, कितना मतलब ये मेहनत कर रहा हूँ आप सबों के बीच, है ना, आप सबों के लिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, प्लीज सपोर्ट कीजिए, बस यही कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में इसमें आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। वह सरकार जो राज्य दोनों का प्रमुख होता है ना, सरकार जो है ना राज्य और सरकार और राज्यों का दोनों का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। वहां 5 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता, नहीं ये 5 नहीं होता, 4 साल का होता है वहां पे, ये ध्यान रखना, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति कांग्रेस अमेरिकी संसद के उत्तरदायी नहीं होते हैं। उसका राष्ट्रीय कांग्रेस के निचले सदन को भंग कर सकता, नहीं ये गलत है। मतलब ये दो 1 और 3 सही है। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त कथनों में से कथन गलत बताने के लिए कहा जा रहा है ना, है ना, गलत ही बता रहा है। तो गलत आपको क्या हो जाएगा, 2 और 4 मतलब 2 कथन जो है ना 2 गलत है, यानी कि केवल 2। कौन कौन से गलत है? ये है, ये क्यों गलत है? 4 है। ये जो है ना आपका 4 नंबर क्या हो जाए, यहाँ ये भंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर, यहाँ भंग कर सकते, कोई भी सरकार किसी भी सदन को नहीं भंग कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका रहेगा संसदीय शासन प्रणाली के बारे में गलत विकल्पों पर पहचान कीजिए। गलत शब्दों का आपको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक अस्थिरता के बजाय अधिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है, बिल्कुल सही है। संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच सेतु के बीच पहचान बचना चाहते थे, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान संसद को संप्रभुता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है ना ये संप्रभुता प्रदान नहीं करता, बल्कि ये जो है ना बाद में जो है ना संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च नहीं है, ये गलत है। और भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का हो सकता है, बिल्कुल है। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसमें गलत ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और भी अभी बाकी है भाई, स्पीड में करते हैं हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 21। संसदीय शासन प्रणाली के लाभों की पहचान कीजिए। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करती है। नीति की स्थिरता और निरंतरता अधिक कुशल होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के मुखिया के चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखना। संसदीय शासन प्रणाली के लाभ के बारे में पूछे जा रहे हैं, ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है क्वेश्चन नंबर 22। वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसके बाद राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री नाममात्र की कार्यपालिका है। अरे
इसमें सही बोल रहा है ना, तो इसमें तो कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है ना, कोई भी सही नहीं है। क्यों गलत है इसके बारे में समझते हैं। कहा गया पहला में क्या कहा जाता है, देखिए गलत इसलिए है, वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली जो है ना, ये या संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें आपका प्रतिदायी होती है। उसके बाद का ये गलत इसलिए है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक नहीं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है ना वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम लोग 23 में क्या कहा जाता है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से संविधान में बड़े बदलाव करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा न्यायिक रूप से नवीन सिद्धांत है, जिसे केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ से बड़ी पीठ उस मामले में निर्णय को पलटने के लिए तैयार हो। निम्नलिखित में से संविधान का उपरोक्त में से कौन सा कथन संबंधित है। तो इस प्रकार है, शक्तियों का पृथक्करण या व्यवगत का सिद्धांत या एकीकृत न्यायपालिका का सिद्धांत या मूल संरचना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मूल संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य प्राधिकरण के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है, और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण को प्रतिबंधित करती है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, सही बताने के लिए कहा जा रहा था, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल दो सही है ना। केवल 1 इसलिए गलत है, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि जो है ना एक ऐसी सरकार जो संविधान सर्वोच्च आदर्शों की रक्षा के लिए संसद के अधिकार को सीमित करती है, जो भारत के लोगों से अधिकार प्राप्त करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान राज्य सूची पर संघ सूची और राज्य सूची पर समवर्ती सूची का प्रभुत्व सुरक्षित करता है, और ये बिल्कुल सही कहा रहा है। राष्ट्रपति शासन के तहत बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अस्तित्व नहीं रहता है। बिल्कुल भाई यार, राष्ट्रपति शासन लगने पर कैसे हो सकता है, नहीं ये गलत है। इसमें सही कथन गाया केवल एक सही है ना, ये नहीं रहता तो फिर सही होता, इसमें हाँ बिल्कुल हाँ है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, वही है कथन आर और ए, और कथन ए और आर वाला में। तो इसमें कहा जाता है कथन ए में, हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को एक सरल प्रक्रिया द्वारा राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया है, जिनका यह सार है कि प्रभावित राज्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन संसद की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है। और आर में देखिए, भारत सरकार अधिनियमों के तहत प्रांतों का संवहन लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई विभाजन के बजाय ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित था। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों के दोनों कथन सही है और एक का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इस प्रकार ये भी आंसर सही है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग जो है ना 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं आज के सेशन में अभी तक, और हम लोग का एक चैप्टर बचा हुआ है जो कि हम लोग वो भी करने वाले हैं। उस पर भी नेक्स्ट चैप्टर में जो टोटल 19 क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आपका संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र आपका जो है ना आपका शुरुआती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पे आप ध्यान से सुनिए। कहा जाता है अनुच्छेद 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जाता है, मतलब अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो बिल्कुल सही है। और संविधान सभा ने देश के नाम के संदर्भ में एकमत दिखाई है, नहीं ये आर्टिकल 1 में नहीं कहा गया था। भारत का संघ भारत के क्षेत्र की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, नहीं ये भी नहीं कहा गया था। मतलब कि इसमें सही कहा गया, केवल एक सही है। भारत में जो अनुच्छेद 1 नंबर में क्या कहा था, हमें नाम के बारे में भी बताया गया था ये, और इसमें क्या है इंडिया मतलब भारत जो है ना राज्यों का समूह भी है, और राज्यों का समूह नहीं बल्कि जो राज्यों का संघ है। ये आपको जो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, आगे कई सवाल देखने को मिलेगा, राज्यों का समूह नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये आपके सही हो जाएंगे, और ये इस पॉइंट से जो कितने सवाल बनाए गए हैं वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे अब 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि अनुच्छेद 1 में जो कहा गया था भारत राज्यों का संघ है ना, समूह नहीं है, तो उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहा जाता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल करना, नहीं अनुच्छेद 1 में केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था, बिल्कुल गलत है। राज्यों के एक विनाशकारी संघ को इंगित करता है, राज्यों को विनाशकारी नहीं यार। उसके बाद राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर रखना, अभी वही तो है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बता, वही तो है
है ना, यही तो सही है। और अमेरिकी मॉडल ऑफ फेडरेशन के आधार पर भारत को राज्यों के संघ के रूप में चिन्हित करना, नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर रखना। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये समझिए, आपका अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत में राज्यों के बारे में बताया गया है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये हमें ध्यान रखना भैया। देखो ये ऑप्शन नंबर ए में किस तरह में अच्छा से दिया गया कि दोनों को शामिल करना है, बल्कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहा जाता है भारतीय संघ और उसके क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 1 भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 5, अरे यार भाग 1 में, अब जो भी है भाग 1 में 1 से 5 तक कहां से आ गया, 1 से 4 तक ही है, गलत है, छोड़ इसको। भारत का संघ हमेशा भारत के क्षेत्र से बड़ा होता है, जैसा कि अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। इसमें आप ये भी ध्यान रखो। उसके बाद नहीं, ये तो नहीं है, एक अनुच्छेद 1 में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 के कारण भारत को अविनाशी संघ और विनाशकारी राज्य कहा जाता है, ये कहा जाता है ना, ये बिल्कुल कही जाती है। और अनुच्छेद 2 और 3 के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और संसद को भारत या उसके राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, ये भी सही है। मतलब 3, 4, 5 सही है। तो यहाँ कथन में देखते हैं हम लोग 3, 4, 5 कहीं भी है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 यहाँ पे तो है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4, 5। एक में क्यों गलत था, क्योंकि भाग 1 में 1 से 5 दे दिया था, इसलिए गलत था, है ना। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप हम लोग देखने वाले हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है नहीं? राज्यों के नाम और राज्यों के नाम, ये सब तो फर्स्ट अनुसूची में है, गलत हो जाएगा। और 1960 का 9वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 368 के तहत भारत के किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने वाला पहला संशोधन अधिनियम था, बिल्कुल ये सही है। मतलब इसमें क्या कहा जाता है, कथन सत्य है तो केवल 2 सही है ना, केवल 2 सही है। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी अनुसूची में नहीं, पहली अनुसूची में कहा गया था प्रदेशों के नाम, राज्यों के नाम, देशों के नाम अनुच्छेद अनुसूची 1 में कहा गया था, भाग 1 में भी है, अनुसूची 1 में है, सब कुछ 1-1 में है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, नहीं वाला पूछे जा रहे हैं। कहा जाता है संविधान संसद को कानून द्वारा एक नया राज्य बनाने के लिए अधिकृत करता है, संविधान संसद को, ठीक है, बिल्कुल सही है। परिवर्तनों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, बिल्कुल, राष्ट्रपति के बिना ये सब अधूरा है, सही है। ये भी हम लोग को गलत ढूंढना है। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन माना जाएगा, नहीं यार नहीं, ये तो गलत है। ये जो है ना अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसे परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना। 368 के तहत इसमें नहीं माना जाएगा। राज्यों के गठन जो है ना, संशोधन होता है 368 में, लेकिन राज्यों का गठन में जो संशोधन होगा वो 368 के अंतर्गत नहीं होगा, ये आपके अनुच्छेद 4 नंबर में कह दिया गया है। तो इस प्रकार ये तो गलत है, हम लोग को गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो, सही मतलब सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, किसी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र सौंपने के उद्देश्य से विधेयक के लिए निम्न आवश्यकता होती है, संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, या संसद में विशेष बहुमत, या संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, या उपयोग में से कोई भी नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन देखिए, संसद में विशेष बहुमत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्षेत्र सौंपने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए। जब तक नहीं संसद विशेष बहुमत करेंगे तब तक कुछ भी पारित नहीं हो सकता, चाहे राज्य का गठन हो या कोई भी चीज, संसद का मतलब कि बहुमत होनी ही चाहिए किसी भी चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में नहीं है, यानी कि भारत के राज्य बिल्कुल हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपको मैंने बताया भी था ये नहीं है ना। तो ये आपके ये नहीं है। तो उसका वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिकृत किए जा सकते हैं, बिल्कुल है। उसके बाद एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ये भी तो है, भारत राज्यों का समूह नहीं है बल्कि संघ है, ये भी तो सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही, अरे इसमें डी दिया है, नहीं ये गलत है भाई, गलत दिया ये, ठीक है। तो एक इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित है? आंतरिक परिवर्तनों से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में तो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलो नेक्स्ट में कहा जाता है, अनुच्छेद 3 नंबर में देखोगे जो भी है वो आप डिटेल से देख लेना। देखिए अनुच्छेद 1 2 3 4 ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या संसद इंडिया का नाम बदलकर भारत की कर सकती है या यह संविधान के रूप में वैध है? कैसे वैध है आपको बताना है। तो आपका संसद को संविधान संशोधन द्वारा इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का अधिकार है। उसके बाद संसद के पास इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का उपयोग करना होगा और यह जांच करना होगा कि परिवर्तन असंवैधानिक है या नहीं। नहीं यार, संसद को नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल यही तो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 1956 के बारे में पूछे जा रहे हैं। ये आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। आपके ये जो है ना आपका कथन और कूट वाला में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत यहाँ 14 की जगह जो 11 दे सकता है। तो आपको गलत अगर पूछ दे, सही पूछ दे तो आप याद रख लेंगे। वर्तमान में 1956 में जो है ना क्या क्या गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में लगा, राज्य पुनर्गठन पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम यानी कि कालानुक्रम में आपको सजाना है। जेवीपी समिति जो है ना आपको ये कहा किया गया था, कब पता है? बताता हूं मैं, एक मिनट। जेवीपी ये जो है आपका का 1948 में किया गया था। ठीक है, और फजल अली समिति जो है ये आपको किया गया था 1953 में, और इसके बाद एके धर समिति जो है ना ये 1948 में किया गया था। लेकिन ये दोनों के दोनों सेम है, तो हम लोग ये जून में किया गया था। ठीक है, और एके धर समिति नहीं, ये जो है ना आपका दिसंबर में किया गया था। सॉरी, ये दिसंबर में किया गया था, ये जून में किया गया था, मतलब ये पहले हुआ था। ठीक है, मतलब 3-1-2। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आंसर है डी, 3-2-1-3 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जेपी जो ना ये दिसंबर 1948 को हुआ था, और ये फजल अली समिति जो है ना ये आपका दिसंबर 1953 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद एकेधार समिति जो ये जून 1948 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें भी तो ईयर वाइज पूछे गए थे। जेवीपी समिति दिसंबर 1948 यहाँ तो है 1 का 3, अरे यही तो है, एक ही तो है, ये है 3। उसके बाद एकेधार भी समिति अभी तक हम लोग देख चुके हैं, जून 1948 था, तो यही तो है। अबुल फजल समिति अभी तो 1953 देखे थे ना। सी का 4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप हम लोग देखने वाले हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए सही कथन। कुल रियासत 565 थे, कुल रियासत बिल्कुल सही थे। जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह नहीं यार, जम्मू कश्मीर जो ना जनमत संग्रह नहीं थे। जम्मू कश्मीर जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो हम लोग जो है ना ये विलय पत्र के द्वारा हुआ था, है ना। विलय पत्र के द्वारा जो है ना ये 1947 में हुआ था, विलय पत्र के द्वारा, ना कि जनमत संग्रह के द्वारा। और जूनागढ़ जो ना, जूनागढ़ ऑपरेशन पोलो नहीं, ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद का हुआ था। मतलब ये दोनों के दोनों गलत हैं, सभी गलत है भाई, खाली एक सही है, एक, केवल एक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब देखो राज्य के बारे में याद रखना। 28 राज्य है ना, 28 कब कब कौन कौन से गठन हुआ था इसके बारे में देख लीजिएगा। पिछले 69 जो ना बीपीएससी में भी पूछा गया था एक, तो आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी का याद रखेंगे, है ना। तो गोवा में जो है ना ये आपके आंसर, गोवा के बारे में अगर देखें तो हम लोग गोवा जो है ये 1947 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ जो ना ये आपका 2000 में। उसके बाद मेघालय जो हुआ था, ये मेघालय आपका हो जाएगा 1972। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका
100वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य है ना आपका, तो असम हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, यही तो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सिक्किम के बारे में बताना है। शायद 69 में जो यही क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम कब गठित हुआ था भारत में, तो ये बारे में पूछा गया है। ब्रिटिश काल के दौरान सिक्किम एक भारतीय राज्य था जो ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत अहोम नामक एक वंशानुगत राजा के अधीन था। नहीं यार, मई 1974 में सिक्किम कांग्रेस ने राजशाही शासन को समाप्त करने का फैसला किया और सिक्किम विधानसभा के सिक्किम राज्य सरकार 19 यही तो सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और यही तो पूछा गया था, सिक्किम कब गठित हुआ था? 1974 में गठित हुआ था। 69 में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग 17। फजल अली आयोग द्वारा पहचाने गए कारकों को पहचाने जिन्हें राज्यों के पुनर्गठन आयोग का आधार बनाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को संरक्षण और सुदृढ़ीकरण, उसी प्रकार है आपका वो सही था। और इसमें भाषाई और धार्मिक एकरूपता नहीं था। और वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार ये था। और प्रत्येक राज्य में लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन पूरे राष्ट्रों की तरह कमजोर हो, ये भी सही है। यार प्लीज सपोर्ट करजिए आप सभी। फिर से देखिए राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है। नागालैंड जो है ना आपका, ये हुआ था आपके नागालैंड 1975 में, सिक्किम 1974, अभी जस्ट अरे यहाँ पे नहीं, नागालैंड 1973, सिक्किम 1974, 1975 के आसपास है। हिमाचल प्रदेश अभी जस्ट देखे थे हम लोग 1971, छत्तीसगढ़ 2000, है ना। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में तो है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भाई। लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है 10वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से कौन सा हुआ था? संविधान संशोधन ये दादर और नगर हवेली के हुआ था। और 12वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हुआ था? आपके हो जाएंगे गोवा, दमन दमन। और उसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से हुआ था आपका पुदुचेरी। और ये 69वां संविधान संशोधन 1971 के नई दिल्ली का गठन हुआ था। इस प्रकार 1 का 4 4 3 2 1 4 3 2 1 ना, 4 3 2 1 4 3 2 1। इस प्रकार हम लोग देख लो, आप कंप्लीट करवा दिए है ना, पूरा कंप्लीट है चाहे डे 1। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए तमाम चीज़ों से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और इस प्रकार हम लोग देखेंगे डे 1 में जो हमने टारगेट किया था, जो फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 2 3 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए हैं। और इसी तरह से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। और डे 1 आज कंप्लीट हुआ फाइनली। और कल जैसे ही हम लोग डे 2 देखेंगे, डे 2 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग जैसे कि कितने तक का 7 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे इंडियन पॉलिटी। और बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी लाएंगे। इसी तरह से रेगुलर क्लास होने वाली है। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए प्लीज, हमें आप सबों की सपोर्ट की जरूरत है। बस इतना सपोर्ट करेंगे। देखेंगे 1 घंटा लगातार मैंने इतनी गर्मी में रिकॉर्ड किया है, बिना कुछ मतलब पिए। और इतनी गर्मी में फैन ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, और मैं रेगुलर बोलते आ रहा हूँ। तो प्लीज आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। बस सपोर्ट करेंगे तो मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। प्लीज क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा रहा, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।